हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपके 4 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि कैसे रीजनल स्टेट्स इमर्ज कर रही थी। मराठास, मैसूर, त्रवणकोर, ये सारे एरियाज हमने बाइंड अप कर लिए थे। आज आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। आज भी हमें मराठा का दोबारा से जिक्र करना है, मैसूर का जिक्र करना है, कर्नाटक का जिक्र करना है, पर इस बार जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो रहेगा साथ में ब्रिटिशर्स का। अब देखो, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में इंडिया में आते हैं। आए किस पर्पज़ से थे? ट्रेड करने के लिए। पर बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होगा, यू विल नोटिस कि वो ट्रेड ना करके इंडिया की जो टेरिटरीज थी उसमें जो राजा लोग बैठा करते थे उनके ऊपर भी फोकस करना शुरू कर देते हैं। देवर लाइक कि हम यहाँ पे अब रूल करेंगे। ठीक है, तो कहाँ ये ट्रेडिंग कंपनी की फॉर्म में आती है ट्रेड करने के लिए, और कहाँ ये अपना इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व कर देती है। डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ लेके आएगी, जहाँ पे इंडिया में राजा लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस चलाएंगे। ठीक है, सो हाउ इंडिया के ऊपर कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाया, वो सारा हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स इमर्ज होने लगे इंडिया के अंदर कब से? जब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। 1757 के अंदर आपको याद होगा बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर ली थी। फर्स्ट कंक्वेस्ट जो था इनका इंडिया के अंदर, वो किसको माना जाता है? तो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हमने एक बार डिटेल में कर लिया था। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि कब से ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस आई, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से। पर उससे भी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पैसे से रिलेटेड कंट्रोल अपना बना सके इंडिया के अंदर, वो मिली थी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। याद है ना बैटल ऑफ बक्सर? इंडिया के अंदर 1764 में क्या हुआ था? यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे अवध, यहाँ पे दिल्ली वर्सेस थे ब्रिटिशर्स। तो इन तीनों ने अलाइंस भी बनाया था। याद है ना? थोड़ा थोड़ा बंगाल, अवध और यहाँ पे शाह आलम 2 बैठे थे दिल्ली वाले एरिया में। तीनों ने अलाइंस बनाया, फिर भी हार जाते हैं फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसके आउटकम में साइन हुई थी। तो जो बैटल ऑफ बक्सर थी ये होती है आपकी 1764। तो अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज़ किया, पर जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर होती है इन 1764, तो जो रेवेन्यू रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन थी, उसके कलेक्शन हुआ करते थे, वो सारे कौन देखने लगे? वो ब्रिटिशर्स देखने लग गए। फर्टाइल रीजन था बहुत ज़्यादा, ये बक्सर वाला एरिया आपको मिलेगा तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, क्योंकि गंगा रिवर आती है एक तरफ से, तो सेडिमेंट्स यहाँ पे काफ़ी डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि बहुत फर्टाइल एरिया था ये बक्सर वाला। तो इसके बाद से ही आप नोटिस करोगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो दीवानी राइट्स थे, दीवानी जब भी आएगा तो मतलब फाइनेंसेस की बात चल रही है, पैसे से रिलेटेड बातचीत चल रही है, तो उस केस में आप बोलोगे दैट इज़ दीवानी। तो जो रेवेन्यू राइट्स थे वो सारे किसको चले जाते हैं? वो चले जाते हैं बंगाल के पास, बंगाल में ब्रिटिशर्स के पास में। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे ब्रिटिश एक्सपांशन होती है इंडिया के अंदर। तो 2 फेजेस में हुई, फर्स्ट फेज़ एंड दूसरा रहेगा आपका सेकेंड फेज़। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट फेज़ वो था जब लेटर मुगल रूल चल रहा था। याद है ना आपको? 1857 में बहादुर शाह जफ़र, उसको भी निकाल दिया जाता है दिल्ली से और भेज दिया गया था रंगून, जेल में डाल दिया गया था। तो उनके बाद में ही हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का फर्स्ट फेज़ आ जाता है आफ्टर 1857। इसी टाइम पे कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनका रूल शुरू हुआ। और जो क्राउन था, जो ब्रिटिश में गवर्नमेंट बैठी थी ना, उनका इनडायरेक्ट रूल था। और इनडायरेक्ट रूल भी कैसा था कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था कि जाओ इंडिया जाओ और वहाँ पे अपना ट्रेड करो, क्योंकि सबने सुन रखा था कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, और जब भी हम अपनी कंट्री में वापस कोई चीज़ लेके आते हैं इंडिया से तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो यू विल नोटिस कि जो क्राउन था, यानी कि जो ब्रिटिश के अंदर गवर्नमेंट बैठी हुई थी, उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। याद होगा आपको फ्रेंच का। फ्रेंच के केस में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, जिस वजह से फ्रेंच को बहुत इजीली डिफीट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो फर्स्ट फेज़ तो रहा ये वाला, जब लेटर मुगल रूलर्स कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं।
फिर दूसरा फेज चलेगा 1857 टू 1947। यहाँ पे आ जाएगा टिपिकल ब्रिटिश राज, यानी कि अब ट्रेड के ऊपर तो फोकस है नहीं, ट्रेड के साथ साथ ट्रेड पे भी फोकस है, ऐसे नहीं कि सोनली ट्रेड के ऊपर ही रहेगा, ट्रेड के ऊपर भी फोकस है, पर साथ में जो इंटरफेरेंस है इंडिया के अंदर रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो भी इंक्रीज कर जाएगी ब्रिटिशर एंड से। ठीक है, वो इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे, इंटरवीन करना शुरू कर देंगे। देन क्राउन डायरेक्ट रूल में अब आ जाएगा। बाय द टाइम बीइंग जब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस अपनी क्रिएट करती है, तो यू विल नोटिस कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपने गवर्नर्स वहाँ से भेजेंगे, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं उनको इंडिया में भेजेंगे, जाओ कि देख के आओ ये कर क्या रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का आपको रूल इंडिया में भी मिलेगा। और इंग्लैंड वाले चाहते थे, जो गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी हुई थी, रानी क्वीन एंड ऑल जो बैठे हुए थे, किंग्स जो बैठे हुए थे, दे विल नोटिस कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं एट्रॉसिटी क्रिएट कर रही है। बाय द टाइम यू विल नोटिस कि वहाँ से गवर्नमेंट के जो चीफ ऑफिशियल थे वो लोग भी इंडिया आना शुरू कर देंगे। अब बैटल ऑफ प्लासी याद करो, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ना 1757 में। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री पासिस दिए गए थे। फ्री पासिस जो होते थे दे वर नोन एज दस्तक, दस्तक उनको बोलते थे। लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता था एक, ताकि टैक्स फ्री वो अपना ट्रेड कर सके। यानी कि जैसे आप सुनते हो ना कि ट्रेड आज भी होता है, ट्रेड दो फॉर्म का होता है, एक होता है इंपोर्ट और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट की अगर बात करें तो इंपोर्ट का मतलब है हम किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज करके अपनी कंट्री में लेके आए। एक्सपोर्ट का मतलब है कोई चीज़ हमने इंडिया के अंदर बनाई और उसको बाहर बेचा। जब बाहर बेचेंगे तो हमें मुनाफा भी तो होगा, प्रॉफिट भी तो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी के अंदर कि फ्री पासिस या फिर जिसको बोलते हैं दस्तक, दस्तक दे दिया गया था ब्रिटिशर्स को। वो एक तरह का लाइसेंस हुआ करता था कि जो आप ब्रिटिशर्स हैं आप ड्यूटी फ्री यानी कि बिना किसी टैक्स के ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फ्री पासिस मुगल्स ने अलाउ करे थे ब्रिटिशर्स को। ये तो करे थे ताकि वो अपना ट्रेड इजीली कर सकें, बिना किसी कठिनाई के कर सकें, क्योंकि डच हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, वो भी इनको डिस्टर्ब किया करते थे। तो मुगल्स का कहीं ना कहीं यहाँ पे ये था कि ये लोग भी अपना आराम से ट्रेड करें। पर जब देखा कि ब्रिटिशर्स ने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, तो बंगाल में एक इंडिपेंडेंट रूलर हैं जिनका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने देखा ये ब्रिटिशर तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, और बंगाल वाला एरिया तो ऊपर से था भी इतना फर्टाइल, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता था। तो सिराजुद्दौला ने सब कुछ नोटिस किया और 1756 में इन्होंने क्या किया, बंगाल को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर से। पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल के अंदर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करी, पर सिराजुद्दौला ने अनेक्स कर लिया था बंगाल वाला एरिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। नाउ 1757 में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, बंगाल से अनेक्सेशन कर ली थी, किस बंगाल की एनेक्सेशन कर ली फ्रॉम द सिराजुद्दौला। याद करो 1756 का सिराजुद्दौला के बारे में जब हमने पढ़ा था तो एक पढ़ी थी ब्लैक होल ट्रेजिडी, जिसके तहत ब्रिटिशर्स एक कमरे में डाल दिए गए और सुबह तक देखा तो 23 ही ब्रिटिशर वहाँ पे बचे हुए थे। बाकियों की सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई थी, क्योंकि रूम जो था उसका साइज़ 8x12 था और वो बहुत ही छोटा था। तो वो ब्लैक होल ट्रेजिडी का जो बदला था ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी की फॉर्म में ले लिया इन 1757। और इसके रिजल्ट में जो ट्रीटी साइन हुई थी दैट वाज ट्रीटी ऑफ अली नगर। उसके बाद हुआ क्या था, जब बैटल ऑफ ये प्लासी हुई थी, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही ब्राइब दे दी थी मीर जाफ़र और जगत सेठ को। याद है ना थोड़ा थोड़ा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ब्राइब दे दी थी मीर जाफ़र को और जगत सेठ को। जगत सेठ बैंकर था और जो मीर जाफ़र था उसको बोला रॉबर्ट क्लाइव ने कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट आपको लड़ना है, वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराज, और जैसे ही सिराज की डेथ हो जाएगी तो आपको रूलर बना दिया जाएगा, यानी कि मीर जाफ़र को राजा बना दिया जाएगा बंगाल का। नाउ 23 जून 1757 लड़ाई हो जाती है ब्रिटिश आर्मी वर्सेस सिराजुद्दौला। ब्रिटिश आर्मी जीत जाती है, 3000 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आर्मी मैन इन्वॉल्व थे। और यू विल नोटिस कि यहाँ पे मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। तो ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, देखो आर्मी भी छोटी थी ब्रिटिशर्स की, पर जस्ट बिकॉज अपने ही बंदों ने यहाँ पे धोखा दिया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को तो मीर जाफ़र ने बोला कि आप अपने घर जाओ, हम यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेंगे। तो इस तरह से धोखा दिया और ये जीत जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि
30 मिलियन जो रुपए हैं वो हम इजीली मीर जाफ़र से ही ले सकते हैं। मीर जाफ़र टिपिकल पपेट था, कठपुतली की तरह था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। दूसरी आपने देखी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड इन 1764। शाह आलम टू बैठे हैं दिल्ली में, शुजा-उद-दौला बैठे हैं अवध में, मीर कासिम है बंगाल में। तीनों ने प्लान बनाया बिकॉज मीर जाफ़र के बाद जो गद्दी पे बिठाया गया था वो बिठाया गया था मीर कासिम को। मीर कासिम दामाद था मीर जाफ़र का। मीर जाफ़र क्योंकि अगेंस्ट जा रहा था कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के, तो उसी वजह से मीर कासिम को बिठा दिया गद्दी के ऊपर। अब मीर कासिम थोड़े दिन तक तो ये भी कुछ कठपुतली की तरह एक्ट करता है, पर बाय द टाइम 2-3 महीने में इसको रियलाइज़ हो जाता है कि ब्रिटिशर तो हमारा बहुत गंदा यूज़ कर रहे हैं। देन मीर कासिम ने अलाइंस बनाए शुजा-उद-दौला जो कि अवध से थे और शाह आलम टू जो कि दिल्ली में थे। तीनों ने डिसाइड करा कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनको हरा दिया। और फाइनली शाह आलम टू और शुजा-उद-दौला जो थे उनके साथ ट्रीटी साइन करी गई और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और मीर कासिम को सीट से हटा दिया गया और दोबारा से मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स को लगा कि चलो मीर जाफ़र ही अच्छा था मीर कासिम से। तो चलिए ये सारी चीज़ें हुई। और लड़ाई किसकी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के अंदर? तो जनरल हेक्टर मुनरो 1764 में ये लड़ाई होती है बिहार वाले एरिया में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई जिसमें शाह आलम टू को बोल दिया गया कि एक तो आप अब पेंशनर हो हमारे, आपको हम पेंशन दे देंगे, आपने बस ऊपर बैठे रहना है गद्दी पे, कुछ नहीं करना, और बाकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम देखेंगे। दूसरी जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई आफ्टर द 4 days, उसमें बोला गया शुजा-उद-दौला को कि आपका जितना भी ये रेवेन्यू एंड ऑल है वो सारा अब हम ही कलेक्ट करेंगे। ये वाली कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू की बात शाह आलम टू से भी हुई और दूसरा शुजा-उद-दौला से भी हुई। मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने लगी बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखनी है ये कार्नेटिक वॉर्स। याद है ना कार्नेटिक वॉर्स हुई थी? बस हमने पहले देखा कि कार्नेटिक वाला एरिया आपको जाना पड़ेगा कर्नाटका वाले हिस्से में, उसको बोलते थे कार्नेटिक वॉर चलेगी फ्रॉम 1746 टू 1763 तक। ठीक है, 1746 से लेके 1763 तक आपके कार्नेटिक वॉर्स आ जाएंगे। अब देखो ब्रिटिशर्स अपना एक्सपांशन कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और ऐसे भी नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने एकदम से ही सारा का सारा इंडिया कॉन्कर करा। नो, उन्होंने थोड़े थोड़े प्रोविंसेस को डिसाइड किया कि जो प्रोविंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बंगाल वाला एरिया था। बंगाल वाला क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यहाँ पे एरिया ही बहुत फर्टाइल है। ठीक है, फर्टाइल एरिया है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता था, और जहाँ पे एग्रीकल्चर अवेलेबल है वहाँ पे आपको खुद ही पता है कि अगर एग्रीकल्चर होगा तो क्रॉप्स होंगी तो लोगों को ईजी फीड किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो अपनी फैमिलीज़ थी वो भी यहाँ पे आ गई थी। सबसे पहले तो कार्नेटिक वॉर का टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड वो 1746 टू 1763, 1746 टू 1763, तकरीबन हम बोल सकते हैं 18 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज 20 ईयर्स याद रख लो। 1746 से लेके 1763 तक आपके कार्नेटिक वॉर्स चलेंगे। तो ब्रिटिशर्स एक्सपांड कर रहे हैं खुद को इंडिया के अंदर, और उनको लगा कि हमारा जो रोल है वो है इम्पीरियलिज्म का, कि हमारे ऊपर एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी को जो है रूल करेंगे। इम्पीरियलिज्म, ठीक है, एक तरह से हेजेमनी अपनी फ्लरिश कर रहे थे। हेजेमनी का मतलब है सिर्फ हम ही राजा हैं, बाकी सारी प्रजा हैं। तो उसके बाद फ्रेंच और इंग्लिश लड़ाई इनकी चल रही है यूरोप में। ठीक है, फ्रांस और जो ब्रिटेन है उनकी आपस में नहीं बन रही। अब लोकेशन आपको याद आ जानी चाहिए, मैंने मैपिंग करवाई है इनकी। मैपिंग वाला भी एशिया बचता है, वो हमने करना है कवर अप, पर देख लेना उसको ज़रूर से। तो फ्रेंच और इंग्लिश जो हैं वो 3 मेजर लड़ाइयाँ लड़ते हैं इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया में भी कहाँ पे? तो कर्नाटका वाला एरिया, दिस वन, इसको बोला कार्नेटिक वॉर्स। लोकेशन के बेसिस पे नाम पड़ा था कार्नेटिक वॉर्स का। क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ हुई? सबसे पहले तो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है कार्नेटिक सूबास की। ठीक है, ये तो चलती ही रहती थी। पिता के बाद लड़का बनता था राजा, पर लड़के इतने ज़्यादा होते थे कि एक लड़का बोलता था मैं राजा बनूंगा, दूसरा बोलेगा मैं बनूंगा। तो जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वही बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ऑलरेडी, पहला रीज़न। दूसरा, फाइनेंशियल सुप्रीमेसी थी ब्रिटिशर्स की ओवर द फ्रेंच, क्योंकि हमने देखा जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी डी करके हमने पढ़ा था, तो फ्रेंच की जो
ईस्ट इंडिया फ्रेंच की जो कंपनी थी यहाँ पे इंडिया के अंदर, उनके ऊपर गवर्नमेंट रूल किया करती थी, यानी कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रांस में बैठी हुई है ना, वो लोग बताया करते थे कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे फ्रेंच की स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं डोमिनेंस मिल रही है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ना, उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी ज़्यादा थी, जहाँ पे इंडिया के रूलर्स आपस में उनके पास जहाँ पे ट्रेडिशनल वेपन्स अवेलेबल हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स या फिर फ्रेंच के पास आप नोटिस करोगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है मिलिट्री सुप्रीमेसी मिलेगी। ये कुछ रीजंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। देन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कैसे हुआ वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का टाइम पीरियड रहेगा 2 साल का, 1746 से 1763 तक टोटल कार्नेटिक वॉर्स हैं, पर जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आएगा वो आएगा फ्रॉम द 1746 टू 1748। किस किस के बीच में हुआ? तो सबसे पहले तो ब्रिटिश और फ्रेंच। हुआ क्या वहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज़ आप पढ़ते हो तो यूरोप में वैसे ही नहीं बन रही थी ब्रिटिश और फ्रांस की, और जस्ट बिकॉज इंडिया के अंदर ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ही आ रखे थे तो ये लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि फ्लू हो रखा है। यूरोप के अंदर ब्रिटिश और फ्रांस की बन नहीं रही, बे ऑफ बिस्के के नीचे था फ्रांस और ऊपर था ये ब्रिटेन वाला एरिया, इन दोनों की आपस में बन नहीं रही, तो इसका इन्फ्लुएंस पड़ा जाके इंडिया के अंदर भी, क्योंकि इंडिया में भी फ्रांस और आप नोटिस करोगे फ्रांस भी है और दोनों ब्रिटिशर्स भी हैं, तो इन दोनों की आपस में यहाँ पे नहीं बन रही। तो वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन सक्सेशन कहाँ पे चल रहा है? यूरोप के अंदर, पर उसका एक मेजर इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है? इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुई वो यूरोप की वजह से थी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा है 1746 में, उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में पड़ रहा है। तो याद रखना, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच हुई बिकॉज ऑफ वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, जो कि यूरोप के अंदर चल रहा था। अब इमीडिएट कॉज क्या होता है यहाँ पे? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी फ्रेंच के शिप्स थे, जहाज़ थे, नेवी थी, वो सारी अपने कंट्रोल में कर ली। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट इन्फ्लुएंस जो कि ब्रिटिशर्स ने किया ऑन द फ्रेंच पीपल। और दूसरा जो था, फ्रेंच ने क्या किया, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास के अंदर, ये तमिलनाडु वाला एरिया आपको मिल जाएगा, तो उसको अपने कंट्रोल में ले आए। ठीक है, जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या किया, ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास के अंदर, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। जो आरकोट यानी कि कार्नेटिक की बात हो रही है, उनको उनका जो नवाब था उसको अपने अंडर कर लिया। और ये जो आरकोट का नवाब था ना, ये ब्रिटिशर्स का एलाई था, फ्रेंड था। तो फ्रेंच ने देखो ब्रिटिशर्स को कैसे वीकन करने की ट्राई करी। तो एक तरफ से क्या हुआ, फ्रेंच की शिप्स एक्वायर कर ली किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो बदले में फ्रेंच ने क्या किया, एक तो जो नवाब था आरकोट का, कार्नेटिक वाले एरिया का, उसको अपने अंडर कर लिया, और जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास वाला, वो भी अपने अंडर कर लिया। इसकी वजह से एक बैटल और हो जाती है, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ अदियार या फिर बैटल ऑफ सेंट थोम, 1746। ऑप्शनल जिनके पास हिस्ट्री होती है उनको ये सारी डिटेल में पढ़नी होती है, बस आपको ये याद रखना है, एक बैटल ऑफ अदियार या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉम भी हो जाती है 1746 में। अब यूरोप के अंदर तो चल रहा है वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, 1748 में वो ख़त्म हो जाता है। तो इंडिया के अंदर 48 में तो लड़ाई रुकी, पर जो दुश्मनी थी ना वो इन्होंने मोल ली इंडिया के अंदर भी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो इनके आपस में बन नहीं रही, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगी, अप टू 1763। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, तो उसकी वजह से एक ट्रीटी बनती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल। 1748 में जैसे ही फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ख़त्म किया जाता है तो आउटकम में एक ट्रीटी आती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। अब ये जो संधि हुई इसकी कुछ कंडीशंस भी थी। तो वो कंडीशन क्या थी कि जो मद्रास था वो दोबारा से ब्रिटिशर्स को दे दिया गया, और जो फ्रेंच की टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने एक्वायर करी वो फ्रेंच को वापस दे दी गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि ब्रिटिशर्स से फ्रेंच ने एक्वायर करा था वो उनको वापस कर दिया गया। इन शॉर्ट जो भी लड़ाइयों में आपने देखा कि ब्रिटिशर ने ये वाला पार्ट एनेक्स करा और फ्रेंच ने ये वाला पार्ट एनेक्स करा, वो सारा क्या हुआ, रिटर्न कर दिया सब ने एक दूसरे को। दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल 1748। दूसरी लड़ाई होती है सेकेंड कार्नेटिक वॉर, 48 में पहली ख़त्म हुई, उसके अगले साल ही 1749 टू 1754 तक सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू हो जाता है। तकरीबन आप देख सकते हो 9-5-14, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 साल की लड़ाई चलेगी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर केवल 2 साल का था, सेकेंड कार्नेटिक वॉर आप देखोगे 5 साल का हो जाएगा। एक फ्रेंच गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले।
ठीक है। अब देखो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की आपस में बिगड़ चुकी है इंडिया के अंदर। तो अभी जो फ्रांस ने गवर्नर भेजा था उसका नाम था डुप्ले। फ्रेंच गवर्नर था, बड़ा एम्बिशियस था ये भी। ये चाहता था कि एक बार मैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पेटूं, सपना था डुप्ले का। उन्होंने किया। और जो भी इंग्लिश थे वहाँ पे, जिनकी जो लोकल डायनेस्टीज़ हुआ करती थी इंडिया के अंदर, ऑलरेडी जो राजा लोग बैठे थे छोटे मोटे रीजन्स के अंदर, उनके साथ क्या किया, उनको सबको डिफीट कर दिया। और अगर उनके साथ डिफीट करा, उनके साथ इंटरफेरेंस करा, तो इनडायरेक्टली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंटरफेरेंस थी, ब्रिटिशर्स के साथ इंटरफेरेंस थी। तो ये डुप्ले ने सारा काम किया। फ्रेंच ने क्या किया, मुजाफर जंग और एक था चंदा साहिब, इन दोनों को सपोर्ट किया। मुजाफर जंग कौन रूल कर रहा, कहाँ पे रूल कर रहा था, तो डेक्कन वाले एरिया में। और कार्नेटिक वाले एरिया में कौन रूल कर रहा है इस टाइम पे, चंदा साहिब। टाइम आगे जा चुका है, चंदा साहिब कहाँ पे बैठे हैं, कार्नेटिक वाले एरिया में। और डेक्कन में कौन बैठा है, मुजाफर जंग बैठे हुए हैं। इन दोनों को क्या किया, अपने अंडर कर लिया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंग्लिश ने क्या किया, नासिर जंग थे एक, और एक मोहम्मद अली थे। अभी देखना ये क्या है इनका मेन रोल। जो नेक्स्ट कैंडिडेट थे, जो नवाब ऑफ आर्कोट बनने वाले थे, कैपिटल थी आर्कोट बेसिकली कार्नेटिक की, तो कार्नेटिक और आर्कोट भी आपको स्लैश की फॉर्म में मिल जाएगा। मोहम्मद अली को बोला गया कि तुम्हारे साथ हैं हम, तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा आर्कोट का। उधर रॉबर्ट क्लाइव भी बैठे हुए हैं ब्रिटिशर्स के ही साथ में, ब्रिटिशर के जो गवर्नर हैं उस टाइम पे। इन्होंने क्या किया, आर्कोट को ऑक्यूपाई करने के लिए मोहम्मद के ऊपर अटैक कर दिया। ये वाले थे, इनके ऊपर कर दिया अटैक, ठीक है। और साथ में आप देखोगे 1751 में अटैक कर दिया। देन आफ्टर डिफीटिंग द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ फ्रेंच एंड चंदा साहिब, ऊपर आपने देखा चंदा साहिब के साथ किसने बॉन्डिंग कर ली है, फ्रेंच के साथ। तो फ्रेंच और जो ये चंदा साहिब थे, रॉबर्ट क्लाइव ने इन दोनों को डिफीट कर दिया। और जो वॉर थी इसकी वजह से एक ट्रीटी साइन होती है 1754 के अंदर, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अब देखो फ्रेंच जो पावर थी उसको डिफीट कर दिया गया है। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में 1754 में, जिसके तहत मोहम्मद अली को डिक्लेयर कर दिया जाता है नवाब ऑफ कार्नेटिक। बोला था ना ब्रिटिशर्स ने कि जितवा दो बस, तुम्हें ही फिर राजा बनाएंगे। तो फ्रेंच और जो चंदा साहिब थे दोनों को हरा दिया और मोहम्मद अली को नवाब ऑफ कार्नेटिक बना दिया गया। नाउ थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है। अब 54th देखो, पहली होगी आपकी 1746 टू 48, अगली होगी 1749 टू 54, अब चलेगी 4 साल के बाद 1758 टू 1763 तक, ठीक है। 4 साल के बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर होगी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ही होगी अगेन। तो यूरोप में दोबारा से ऑस्ट्रेलिया वाली लड़ाई शुरू होगी और 1756 के अंदर, जिसके तहत इंडिया के अंदर दोबारा से 7 साल के लिए लड़ाई चलेगी। 1756 तक लड़ाई चलेगी, शुरू होगी 1758 से एंड 1763 तक लड़ाई चलेगी दोबारा से। फर्स्ट और थर्ड का रीज़न सेम था। ऑस्ट्रिया का जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है तो इंडिया के ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ वो तो फ्रेंच के गवर्नर की वजह से हुआ, डुप्ले, बिकॉज ही वॉज ओवर एम्बिशियस, ही वॉन्टेड टू डिफीट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस वजह से होता है। पर थर्ड कार्नेटिक वॉर जो हुआ वो दोबारा किसकी वजह से हुआ, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द जो सक्सेशन चलता है ऑस्ट्रिया के अंदर अगेन। 56 में वो शुरू हुआ तो यहाँ पे भी वॉर शुरू हो जाती है 1758 के अंदर, ठीक है। तो अब 1757 की अगर बात करें तो यहाँ पे बंगाल में एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है चंदरनगौर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल पे अटैक करा और जो भी फ्रेंच सेटलमेंट थी चंदरनगौर वाली, बंगाल के अंदर एक जगह थी चंदरनगौर, इसको अनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने। और फर्दर 1758 में ही जो फ्रेंच आर्मी थी उनके गवर्नर इस टाइम पे काउंट डे लैली थे, काउंट डी लैली, इनको कैप्चर कर लिया गया। इन्होंने कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश फोर्ट सेंट डेविड एंड विजियान गरम, ये दोनों जो थे फोर्ट थे, ये किसने कर लिए थे अटेन, तो फ्रेंच आर्मी ने कर लिए थे, ये वाले फ्रेंच आर्मी ने किए। दोनों फोर्सेस दोबारा से मिलते हैं। इंग्लिश इस टाइम पे सर आयरकूट हैं। अब देखो कितने सारे गवर्नर्स आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, और जो फ्रेंच गवर्नर हैं वो काउंट डी लैली हैं। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वेंडी वॉश। बैटल ऑफ वेंडी वॉश हैपेंड इन 1760। 1760 में कौन सी लड़ाई होती है, तो बैटल ऑफ वेंडी वॉश। देख लो थर्ड कार्नेटिक वॉर दोबारा से देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऑस्ट्रेलियन जो सक्सेशन वॉर थी वो दोबारा से शुरू होगी यूरोप के अंदर 1756, जिसकी वजह से एक और लड़ाई शुरू हो जाती है इंडिया के अंदर जिसको बोलते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर इन 1758।
कैसे ये एक्सपांशन शुरू करते हैं अपनी, तो यू विल नोटिस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फ्रेंच सेटलमेंट जितनी भी थी बंगाल के अंदर, स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ चंद्रनगोर, उसको एनेक्स कर लिया। और उल्टा इन रिजल्ट रिवेंज की फॉर्म में फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, जो कि काउंट डी लैली उनके गवर्नर थे इस टाइम पे, उन्होंने इंग्लिश फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया। दोनों ने एक एक चीज़ कब्जे में कर ली अपने अपने। देखो जो फोर्ट सेंट डेविड था उसको फ्रेंच ने अपने अंडर एक्वायर कर लिया, और जो चंद्रनगोर था ये फ्रेंच की सेटलमेंट थी जिसको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कॉन्कर कर लिया था। जब इन दोनों ने अब देखो बराबरी पे चल रहा है इस टाइम पे कंपटीशन, फोर्ट फ्रेंच ने कर लिए और एक चंद्रनगोर वाला एरिया जो था वो बंगाल ने ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया था। इस वजह से जो सर आयरकूट इंग्लिश की तरफ से और फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लैली, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ वेंडी वॉश, दैट हैपेंड इन 1760। ठीक है, फॉलोइंग दिस इंग्लिश ने क्या किया, पौंडीचेरी को एक्वायर कर लिया। यू विल सी यहाँ पे छोटा सा एरिया है पौंडीचेरी का, उसको एक्वायर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और ये फ्रेंच की कैपिटल हुआ करती थी। जो पौंडीचेरी थी इट वाज कैपिटल ऑफ फ्रेंच, इसको ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया। अब बैटल हुई दोबारा से, ये बैटल ऑफ वेंडी वॉच, जिसके तहत इंग्लिश ने पौंडीचेरी को एक्वायर कर लिया और फ्रेंच डिफीटेड। तो इसके एंड में भी एक ट्रीटी साइन हुई जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1763 के अंदर, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइंड इन 1763। इसके बाद जो फ्रेंच थे उनकी जो फॉर्मर फैक्ट्रीज थी वो दोबारा से वापस कर दी गई, पर जो उनका राइट टू फोर्टिफाई था, यानी कि जो फैक्ट्रीज के अराउंड दीवारें बनाने का राइट था, वो उनसे छीन लिया गया। जितनी भी फैक्ट्रीज एक्वायर करी ब्रिटिशर्स ने वापस कर दी, पर जो उसकी फोर्टिफिकेशन थी, बाहर से दीवारें लगा दी जाती थी ताकि कोई उसमें इन्वेड ना कर सके, वो चीज़ बंद करवा दी कि आप इसको फोर्टिफाई नहीं कर सकते। फ्रेंच जो थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में रह रहे थे। ठीक है, नाउ फ्रेंच वॉज स्टेइंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो इंग्लिश थी दे बिकेम सुप्रीम यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। इंग्लिश जो थी वो सुप्रीम यूरोपियन पावर बन चुकी थी इस टाइम पे इंडिया में। और आप नोटिस करोगे कि फ्रेंच जो टेरिटरीज थी वो सारी अप्रॉक्सीमेट सारी की सारी, कुछ एक एरियाज़ को छोड़ के, जैसे माहे, कराईकल, माहे आपको यहाँ पे मालाबार कोस्ट में मिल जाएगा, कराईकल इस तरफ मिल जाएगा, तो ये एरियाज़ अभी भी फ्रेंच के कंट्रोल में थे, बट जो डोमिनेंस मिलेगी इस टाइम पे आपको वो मिलेगी ब्रिटिशर्स की। किसकी मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगी ब्रिटिशर्स की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इतना, फिर अगला टॉपिक करते हैं कवर अप। तो कुछ चीज़ें हमने देखी चैप्टर नंबर 5 में, जो थी बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल पावर इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाती है। दूसरी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है। तो दोनों के बारे में डिटेल्स कर लेते हैं फटाफट से। सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची गई रॉबर्ट क्लाइव, मिर्ज़ाफ़र एंड जगत सेठ के द्वारा, जिसमें सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया गया, मिर्ज़ाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया गया। मिर्ज़ाफ़र से लगभग 30 मिलियन पैसे जो थे वो काफ़ी लूटे ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो तो एक तरह का कठपुतली की फॉर्म में था। तो बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, जिसमें मिर जाफ़र को हटा के मिर काजिम को गद्दी पे बिठा दिया था बंगाल वाले एरिया में। मिर काजिम ने 2-3 महीने तो काम किया ब्रिटिशर्स के लिए, बट दे नोटिस्ड कि ये तो लूट रहे हैं हमें, तो मिर काजिम ने क्या किया, अलायंस बना लिए शुजा-उद-दौला और शाह आलम II के साथ, और इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम लड़ेंगे अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़े थे, पर हेक्टर मुनरो ने बहुत अच्छे से डिफीट कर दिया इन तीनों को, और इन रिजल्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो जाती है। मिर जाफिर जो थे उनको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया, और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी, बस बैठना था चेयर के ऊपर ताकि लोग प्रोटेस्ट ना क्रिएट कर दें। कार्नेटिक वॉर्स चलती हैं फ्रॉम 1746 टू 1763, ये टाइम पीरियड रहेगा। फर्स्ट चलेगा फ्रॉम 1746 टू 48, दूसरा चलेगा 1749 टू 54, तीसरा चलेगा फ्रॉम 1758 टू 1763। तो टाइम पीरियड तो आपको याद होना ही चाहिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 46 टू 48 के टेन्योर में ऊपर दिल्ली में कौन बैठा हुआ था, तो कंटेम्प्रेरी भी पूछ लिया जाता है। वो आंसर आप तभी दे पाओगे अगर आपको डेट्स का आइडिया होगा। एंड वी आर फोकसिंग ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कार्नेटिक वॉर्स में हमने देखा ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की नहीं बन रही है आपस में, तो उन्होंने जो जगह चूज़ करी वो करी कार्नेटिक वाली। हुआ क्या था, वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है ऑस्ट्रिया का इन यूरोप, जिसकी वजह से ब्रिटिश और फ्रांस की आपस में नहीं बन रही, और उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी देखने को मिला। जो फर्स्ट और थर्ड कार्नेटिक वॉर है दोनों का रीज़न सेम है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में जो फ्रेंच का गवर्नर था
डुप्ले को बाद में बुला लिया गया था वापस से फ्रांस, फिर जो लैली पढ़ा आपने कॉन्टे डी लैली, उनको भेजा गया था। तो सेकंड तो ओवर एम्बिशन था जो ये डुप्ले का, उसकी वजह से वॉर हो जाती है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हमने क्या देखा, 1746 टू 48 तक होता है, जस्ट बिकॉज ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा है यूरोप के अंदर, तो उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में देखने को मिला। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ, ब्रिटिशर ने फ्रेंच के जितने भी जहाज़ थे, शिप थे, समुद्री जहाज़ थे, उनको अटेन कर लिया। और फ्रेंच ने बदले में क्या किया, जो फोर्ट थे सेंट जॉर्ज वगैरह मद्रास वाले एरिया में, उसको अपने अंडर कर लिया। और जो आरकोट का नवाब था जिसके साथ ब्रिटिशर्स की अच्छी बनती थी, उनको डिफीट कर दिया। इसकी वजह से बैटल ऑफ हदियार और बैटल ऑफ सेंट थॉम हो जाती है 1746 के अंदर। फिर 1748 में वहाँ पे ऑस्ट्रियन सक्सेशन रुक गया, जो वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से इंडिया के अंदर भी ये चीज़ रुक जाती है। और ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल हो जाती है कि वहाँ पे जब चीज़ें सॉल्व हो गई हैं तो इंडिया में भी सॉल्व कर लेते हैं। जो फ्रेंच ने छीना था, जो ब्रिटिशर ने छीना था एक दूसरे से, वो वापस कर दिया जाता है एक दूसरे को। उसके बाद जो सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ, वो हुआ बिकॉज ऑफ द ओवर एम्बिशन ऑफ डुप्ले। फ्रेंच गवर्नर थे डुप्ले, उनकी वजह से हो जाता है, बिकॉज ही वांटेड कि मैं कहीं ना कहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर सकूं। डिफीट करने के चक्कर में एक और लड़ाई हो जाती है, दैट इज़ द सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो इसमें आपने देखा कि कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करी गई। फ्रेंच ने क्या किया, मुजाफर जंग था डेक्कन वाले एरिया में, और चंदा साहिब था कार्नेटिक वाले एरिया में। इन दोनों को सपोर्ट किया और अपना एलाय बना लिया, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी। और इन रिटर्न आपको लगता है अब फ्रेंच ने जब किसी को सपोर्ट किया तो ब्रिटिशर ने नहीं किया होगा, ऑब्वियसली उन्होंने भी किया। मोहम्मद अली को उन्होंने सपोर्ट किया, ब्रिटिशर ने बोला तुम हमारा साथ दो और लड़ाई करो फ्रेंच के साथ और चंदा साहिब के साथ, उन दोनों को डिफीट करो, तुम्हें हम गद्दी पे बिठा देंगे। अल्टीमेटली मोहम्मद अली ने किया सपोर्ट, और सपोर्ट किया तो यू विल नोटिस कि रॉबर्ट क्लाइव और ये मोहम्मद अली मिल गए आपस में, और जो फ्रेंच और चंदा साहिब थे उन दोनों को हरा दिया गया। ये दोनों आपस में दोस्त थे, और अल्टीमेटली जैसे इनको हराया गया तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करी गई फ्रेंच और इंग्लिश ने, और मोहम्मद अली को तो गद्दी पे बिठा दिया आरकोट की। ठीक है, तो जो न्यू नवाब थे कार्नेटिक के, वो मोहम्मद अली थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अगर हम फ्रेंच और चंदा साहिब को डिफीट कर पाए तो आपको गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। थर्ड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ, क्योंकि 1756 में दोबारा से सिलेसिया, वो ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ऑस्ट्रिया वाले एरिया की बात हो रही थी, दोबारा से वो सक्सेशन शुरू हुआ, जिसका इन्फ्लुएंस 1758 के अंदर आपको इंडिया में मिल जाएगा। 7 ईयर तक एक और वॉर शुरू हो जाती है, दैट इज़ द थर्ड कार्नेटिक वॉर। इस बार ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो चंद्रनगोर वाला एरिया था फ्रेंच का, उसको अपने अंडर कर लिया। इन टर्न फ्रेंच आर्मी ने, जो काउंट डी लैली के अंडर थी, उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड और विजियान गरम जो था ब्रिटिशर्स का, उसको एक्वायर कर लिया। पर दोनों अभी बराबरी पे हैं, जिस वजह से इंग्लिश जब सर आयरकूट के अंडर थे और फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लैली हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। इस टाइम जो इंग्लिश थे, सर आयरकूट थे, वो डोमिनेट हो जाएंगे जैसे 1760 में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो पौंडीचेरी वाला एरिया था ना, फ्रेंच की कैपिटल हुआ करती थी पौंडीचेरी, उसको अपने अंडर अटेन कर लिया। तो दैट्स हाउ थर्ड कार्नेटिक वॉर हैपेंड। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको PDF चाहिए होंगे तो यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल्दो मैंने शॉर्टकट में आपको मराठा वाली स्टोरी में बताया था, पर अब हम डिटेल में देखेंगे पूरा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या ट्रीटी साइन हुई, सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी इतना ही कर लेना, बिकॉज ऑफ फैक्चुअल चीज़ें इंक्रीज होती चलेंगी। और दिस इज़ योर 5th चैप्टर, थोड़ा सा लंबा है, मे बी नेक्स्ट पार्ट में नहीं कवर अप हुआ तो उससे नेक्स्ट पार्ट में तो हो ही जाएगा, 3 पार्ट्स इसके एटलीस्ट लग जाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।